गुड आफ्टरनून। वापस से डे 2 लॉ रिलेटिंग टू स्टैम्प्ड एक्ट चल रहा है। हम लोगों का सेकेंड डे पे हैं। वही बातें हैं। स्टाम्प क्या है? एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके आगे का पार्ट आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखिए, मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी बहुत वास्ट है। मस्ती नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन के कारण हमारा काफ़ी समय जा चुका है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर। डेफिनेशन वाला पार्ट ही चल रहा था। बिल ऑफ लेडिंग हो चुकी थी, इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन हो चुकी थी। इसके बाद हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक तरह का ट्रेड बिल होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली ये राइटिंग में होता है। काय में होता है? राइटिंग में। सपोज मान लीजिए अच्छा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कौन करता है? इसका जो ड्रॉ होता है, ड्रॉ करता है क्रेडिटर्स, और इसे एक्सेप्ट करता है कौन? बोरोवर। चलिए मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए मेरी एक किराना शॉप है, ग्रोसरी शॉप है। शर्मा जी की ग्रोसरी शॉप है, ठीक है। अब ये जो ग्रोसरी शॉप है, यहाँ पर वर्मा जी आए और वर्मा जी कहते हैं कि मुझे ये मतलब एक लिस्ट दी और मुझे बोला ये लिस्ट आइटम्स चाहिए। शर्मा जी को बोलते हैं मुझे ये लिस्ट आइटम्स चाहिए। अब शर्मा जी यहाँ पर बिल ड्रॉ किए, आइटम नंबर 1 2 3 4 सबके, ये एट द रेट, ये अमाउंट, ठीक है। पर यहाँ पर वर्मा जी बोलते हैं मैं इसका जो पेमेंट है वो 3 महीने बाद दूंगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उन्होंने ड्रॉ किया। अभी क्रेडिट के लिए था तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उन्होंने ड्रॉ किया। अमाउंट किसने ड्रॉ किया? क्रेडिटर ने, ठीक है। और इससे ड्रॉ करने वाला होता है क्रेडिटर और इसे एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? बोरोवर। वर्मा जी इसे एक्सेप्ट करेंगे, लाइक ऐसे साइन करके वो अपना एक्सेप्टेंस देंगे कि हाँ मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा। और ये बिल की एक ओरिजिनल कॉपी किसके पास रहेगी? शर्मा जी के पास। और इसकी जो फोटो कॉपी होगी, इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होगी, वो कौन ले जाएगा? वर्मा जी लेके जाएंगे। वर्मा जी के पास इसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी। 3 महीने बाद अगर वर्मा जी पैसे नहीं दे रहे हैं तो शर्मा जी के पास ये एविडेंस होगा कि आपने मुझसे क्रेडिट पे गुड्स खरीदा था। तो नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट पर गुड्स खरीदने के लिए होता है, ठीक है। और ट्रेड बिल होता है और एक होता है प्रोमिसरी नोट। मान लो यहाँ पर प्रोमिसरी नोट की जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रोमिसरी नोट होता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के लिए। मीन्स यहाँ पर शर्मा जी के पास वर्मा जी आकर बोलते हैं कि मुझे गुड्स नहीं चाहिए, मुझे मनी चाहिए, ठीक है। शर्मा जी से यहाँ पर वर्मा जी क्या मांग रहे हैं? मनी। क्या डिमांड कर रहे हैं? मनी की। तो यहाँ पर लिखा जाता है प्रोमिसरी नोट। और प्रोमिसरी नोट अब क्या शर्मा जी लिखेंगे क्या? नहीं, यहाँ प्रोमिसरी नोट ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉ भी बोरोवर करता है और एक्सेप्ट भी बोरोवर करता है। और वो प्रोमिसरी नोट किसको दे देता है? शर्मा जी को। और शर्मा जी के पास इस बात का प्रूफ होता है कि हाँ मैंने वर्मा को पैसे दिए हैं, 3 महीने के लिए दिए हैं। तो यहाँ पर प्रोमिसरी नोट ड्रॉ करने वाला भी, ड्रॉवर भी कौन होता है? खुद बोरोवर। और एक्सेप्ट भी कौन करता है? बोरोवर ही। उसे साइन भी कौन करता है? बोरोवर। और वो किसको दे देता है? शर्मा जी को। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए उसमें रिकवरी का टाइम नहीं दिया तो क्या होगा? अगर हमने रिकवरी का टाइम मेंशन किया, अगर टाइम मेंशन है तो वो पेबल ऑन डिमांड थोड़ी है ना। पर अगर टाइम मेंशन नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा? पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। आगे बढ़े क्योंकि नॉर्मली मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। ऑलरेडी आप बचपन में पढ़कर आए, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में आपको ये बता दिया गया होगा, या पहले भी आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होता है। बात करेंगे चेक की। चेक भी एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है। जब आप किसी से गुड्स या किसी से पैसे उधार लेते हो तो उसको जब आपको रिटर्न करना होता है तो आप चेक से दे सकते हो, या गुड्स के बदले में कोई पेमेंट करना होता है तो आप पर चेक हमेशा किसी ना किसी बैंक के फेवर में लिखा जाता है,
चेक में 3 पार्टीज आती हैं, ठीक है। एक पार्टी होती है, एक होता है ड्रॉवर, एक होता है एक होता है बैंक, और एक होता है ड्रॉवी। ड्रॉवर ड्रॉ करता है हमेशा, वो जो ड्रॉ करता है, मान लो शर्मा ने वर्मा को चेक दिया, तो शर्मा जी ने जो, शर्मा कौन है, ड्रॉवर, तो शर्मा, इसे हम अकाउंट होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका अकाउंट होता है, वो ड्रॉ करता है हमेशा किसी ना किसी बैंक के फेवर में, और बैंक को ऑर्डर क्या देता है कि ए बैंक, ये पैसा इस व्यक्ति ड्रॉवी को दे देना। तो चेक पर पहले स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, पर अब स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। चेक हमेशा किसी बैंक के फेवर में लिखा जाता है, और चेक रीपेबल ऑन डिमांड होता है। जब लेकर आएगा आपको, जिस तारीख पे लेकर आएगा उस दिन आप उसको देना, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। तो चेक हमेशा क्या होता है, रीपेबल ऑन डिमांड होता है। तो चेक में बेसिकली कितनी पार्टीज आ जाती है, 3, अकाउंट होल्डर, बैंक और ड्रॉवी। इसे हम पे भी कह सकते हैं, ठीक है। अकाउंट होल्डर हमेशा किसी ना किसी बैंक के फेवर में चेक ड्रॉ करेगा, और उसका जो पेई होता है, पैसा किसको मिलेगा, बैंक किसको पैसा देगा, ड्रॉवी को पैसा देगा या पेई को पैसा देगा, ठीक है। चलिए आ जाइए बॉन्ड की बात करते हैं। मैं इस पे इतना ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा कि ये बेसिक डेफिनेशन है, ये सब आपको आती हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ के आए हो फाउंडेशन में, ठीक है। और सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी आपको बताया होगा, जब क्रेडिट पे गुड्स देते हैं, तो शायद वहां पे आपके कोर्स में नहीं है, बट आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो पढ़ा ही है, उसके अंदर बेसिकली ये सारी चीजें हैं। चेक के बाद होता है बॉन्ड। बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड हमेशा याद रखना, बॉन्ड में एक पर्सन जो है ना, पर्सन अपने ऑब्लिगेशंस बताता है किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के लिए पर्सन ऑब्लिगेशन बता रहा है। मान लीजिए ए ने बॉन्ड ड्रॉ करा बी के लिए। ए ने क्या बॉन्ड ड्रॉ किया, बी के लिए, कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर बी तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे। बी को कोई काम बताया, ठीक है, बी को कोई वर्क दिया, अगर बी ये वर्क कर देगा तो मैं बी को इतने रुपए दूंगा, या बी को मैं ये घर दे दूंगा, मैं ये फैक्ट्री दे दूंगा, अगर बी मेरे लिए काम कर देगा। एक पर्सन अपने ऑब्लिगेशन बता रहा है किसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए, कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा जब आप मेरे लिए कोई काम करोगे। मतलब सीधा कहने का पर्पस है, मैंने बी से कहा कि अगर बी तुमने अपनी फैक्ट्री मुझे दे दी तो मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगा। मैं अपने ऑब्लिगेशन बता रहा हूँ कि तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए एक पर्सन दूसरे को जब कह रहा है, तू मुझ पे केस फाइल मत कर, तू ये कचरा मत उठाना, मतलब कुछ भी। देखो पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट होता है। पॉजिटिव में जब किसी काम को करने के लिए कह रहा हूँ, एक काम कर, तू मेरे ब्याह पर जाकर मीटिंग अटेंड कर ले, मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा। मैंने किसी काम को करने के लिए तुम्हें कहा, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करा जिसे हम बॉन्ड कहेंगे, जिसमें मैं अपने ऑब्लिगेशन बता रहा हूँ कि तुमने मीटिंग अटेंड की तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। या फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यार तू पंकज के ब्याह पर मीटिंग अटेंड करने मत जा, तो मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा। मतलब नेगेटिव एक्ट करने के लिए, तू ये काम मत कर तो मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा। मीन्स स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन, या तो करने के लिए या तो ना करने के लिए अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं, तो उसके बदले में मैं जो तुम्हें दूंगा वो कहाँ लिखूंगा, बॉन्ड में। तो इन शॉर्ट सीधा सा अगर मैं बहुत इजी स्टेप्स में कहूँ, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन जो है ना, वो अपने ऑब्लिगेशन बताता है किसी थर्ड पार्टी के लिए, कि अगर थर्ड पार्टी ने ये काम किया या नहीं किया तो इसके बदले में मैं उसे ये दूंगा, ठीक है। बॉन्ड कंडीशनल भी हो सकता है। तो बॉन्ड क्या हो सकता है बेटा, कंडीशनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सरकमटेंसेस पर, पार्टीज की नीड्स पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्जेबल। चार्जेबल मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। जिस पर क्या लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स कौन कहाँ पर बताए गए हैं, शेड्यूल 1 में, इंडियन स्टैम्प टैक्स शेड्यूल 1 में।
ठीक है, इंडियन स्टैम्प एक्ट के शेड्यूल 1 में बताए गए। बेसिकली इन डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी। इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी, ठीक है। इसके बाद आता है रिसिप्ट। बेसिकली जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, ठीक है, जब हम पेमेंट करते हैं तो इसके बदले में सामने वाला हमें एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देता है। जैसे आपने विद्युत, आप क्लासेस आते हो तो बेटा आपने जो पेमेंट किया उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलती है ना, यस कि आपका पेमेंट जमा हो चुका है, हमने आपका पेमेंट दे दिया। रिसिप्ट हमेशा कैश के बदले में मिलती है या किसके बदले में मिलती है? या तो कैश के बदले में मिलती है या तो चेक के बदले में, या आप आजकल ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बदले में जो रिसिप्ट दी, इसके बदले में जो ये रिसिप्ट दी है, इस बात का प्रूफ होता है कि आपने पेमेंट कर दिया। उसे हम क्या कहते हैं? एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। क्या कहते हैं? एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। ठीक है, अगला व्यक्ति उस रिसिप्ट के लिए एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देता है। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति ने जो पैसा रिसीव किया उसके बदले में जो प्रूफ मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिसिप्ट कहते हैं। और रिसिप्ट पर भी स्टैम्प ड्यूटी पहले लगती थी पर अब नहीं लगती है। खैर, रिसिप्ट पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। रिसिप्ट इकट्ठे करने के बाद जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो टोटल वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, पेमेंट के ऊपर लगती है स्टैम्प ड्यूटी। तो अब वो पेमेंट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपने रिसिप्ट की डेफिनेशन पढ़ ली। चार्जेबल मतलब क्या? ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पर स्टैम्प ड्यूटी लगनी है, जो शेड्यूल 1 में होता है, तो उसे हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी। इससे पहले हमने बॉन्ड पढ़ा। बॉन्ड में एक पर्सन हमने ऑब्लिगेशन बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे लिए काम किया या ये काम नहीं किया तो मैं इसके बदले में ये करूंगा, तो ये क्या है? बॉन्ड। बॉन्ड कंडीशनल हो सकता है। चेक एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस, हमेशा किसी ना किसी बैंक के फेवर में लिखा जाता है। पार्टीज होती है 3, एक होता है अकाउंट होल्डर, एक होता है बैंक और एक होता है पे। ठीक है, बहुत क्लियर है। तो यहाँ पर अगर ड्रॉवर ड्रॉवी की टर्म्स ना समझें तो अकाउंट होल्डर, बैंक और पे। ठीक है, इसके आगे प्रोमिसरी नोट हमेशा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्रेडिट ट्रेड बिल होता है, जो गुड्स क्रेडिट पे देते तब के लिए यूज होता है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे लीज। लीज लास्ट टॉपिक होगा शायद हमारा, या लीज के बाद हम एक सेटलमेंट और देख लेंगे। बस सेटलमेंट आज के 1.5 सेकंड के अंदर लास्ट टॉपिक ही होगा। चलिए देखते हैं टाइम के हिसाब से लीज क्या है। अच्छा, लीज की बात करते हैं। लीज से पहले ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, ओनरशिप प्रोवाइड्स बंडल ऑफ राइट्स। ओनरशिप जो है ना, वो बंडल ऑफ राइट्स देती है। मान लो ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस प्रॉपर्टी को मैं जला दूं, ठीक है, इसे ब्लास्ट कर दूं, इसे सेल कर दूं, इसमें इसको एंजॉय करूं, मतलब इसमें आके नाचूं गाऊं खाना ना खाऊं। ओनरशिप प्रोवाइड्स बंडल ऑफ राइट्स। बहुत सिंपली एक सीधी सी बात है, ओनरशिप है ना बंडल ऑफ राइट्स देती है। हम कुछ भी कर सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। पर याद रखना, ओनरशिप में से जब हम लीज पर प्रॉपर्टी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? उस बंडल ऑफ राइट्स में से, क्या बेटा? इस बंच ऑफ राइट्स में से, इस बंडल ऑफ राइट्स में से हम एक लिमिटेड इंटरेस्ट, हम एक लिमिटेड इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करते हैं, तो उसे बोलते हैं लीज। कौन सा वाला इंटरेस्ट? लिमिटेड इंटरेस्ट भी कौन सा वाला? केवल एक, राइट टू इंजॉयमेंट। ओनरशिप प्रोवाइड्स बंडल ऑफ राइट्स। ये मेरे बंडल ऑफ राइट्स हैं, इनमें से एक लिमिटेड इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर रहा हूं। कौन सा इंटरेस्ट? राइट टू इंजॉयमेंट। मैं किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहा हूं फॉर स्पेसिफिक पीरियड।
इसी को बोला गया है लीज। क्या बोला गया है? लीज। केवल आपको इंजॉयमेंट करने का राइट दे रहा हूं, केवल आप मेरी प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकते हो, उसे सेल नहीं कर सकते, उसे जला नहीं सकते, उसे ब्लास्ट नहीं कर सकते, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसे गिफ्ट नहीं कर सकते, उसे मॉर्गेज नहीं कर सकते। तो ओनरशिप प्रोवाइड्स बंडल ऑफ राइट, बहुत तरह के अधिकार होते हैं मालिक के पास, है ना। पर हम उस बहुत सारे अधिकारों में से एक लिमिटेड इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, और वो भी कौन सा वाला इंटरेस्ट? केवल राइट टू एंजॉयमेंट वाला। कौन सा वाला? राइट टू एंजॉयमेंट वाला। तो यहां पर बोला गया फॉर स्पेसिफिक पीरियड, तो उसे बोलेंगे लीज। क्या बोलेंगे उसे? लीज। लीज में दो टर्म्स यूज होती हैं, एक लेसर और एक लेजी। लेसर का मतलब जो प्रॉपर्टी ओनर है, जो प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है, ठीक है। लेजी का मतलब जो टेनेंट है, जो रेंट पे प्रॉपर्टी ले रहा है। अच्छा, लेजी मतलब आलसी, और आलसी कभी भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, है ना। तो लाइफ में आलसी बनना छोड़ दो। तो लीज में हम हमारी प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट किसी दूसरे को देते हैं। लीज में हमने क्या करा? केवल यूज करने का अधिकार दे रहे हैं, ठीक है, विदाउट ओनरशिप। केवल आप क्या कर सकते हो? राइट टू एंजॉयमेंट, वो भी हम आपको दे रहे हैं विदाउट ओनरशिप। समझ में आया? लीज जो वर्ड है ना, ये वर्ड यूज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। किसके लिए यूज होता है? जब हम हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं तो उसे बोलते हैं लीज, और हम मूवेबल देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेलमेंट। वहां क्या टर्म यूज होता है? बेलमेंट। ठीक है, याद आया कुछ? ठीक है। अच्छा, लीज में इंक्लूड है, लीज इंक्लूड्स पट्टा। अच्छा, ये बुक में भी ऐसे हिंदी में ही लिखा हुआ है। देखो, पट्टा का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कल्टीवेटर्स को कल्टीवेशन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज पर देती है, इसे हम बोलते हैं पट्टा। मतलब गवर्नमेंट, यहाँ पर बात समझना, गवर्नमेंट कल्टीवेटर्स को कल्टीवेशन के लिए, मतलब किसानों को खेती करने के लिए जमीन लीज पर देती है, उसे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है पट्टा। पर ये गवर्नमेंट के व्याप पर ये काम करता कौन है? तो करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन करता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब गवर्नमेंट इतनी फैली तो है नहीं जो ये काम करेगी, तो ये काम करता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो बेसिकली पट्टा जो है ना, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो लिखी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। इसमें कंडीशंस स्पेसिफाई की जाती है। कौन लिखता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर स्पेसिफाई करता है, ठीक है। कल्टीवेटर्स को, मतलब कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन? कल्टीवेटर मतलब किसानों को, कल्टीवेटर को जो कल्टीवेशन के लिए जमीन दे रहा है, तो कितने रेंट वगैरह क्या रहेगा, कितने टाइम के लिए दे रहा है, आप क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है पट्टा। क्या किया जाता है बेटा? पट्टा। जिस इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट से हम जमीन दे रहे हैं ना किसानों को, जिस पे शर्तें लिखी हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं, किसने लिखी होंगी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पट्टा। और इसके बदले में क्या होता है? अब यहाँ पर अब एक होता है काबूलियत। इसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस। अब इस इंस्ट्रूमेंट पर कल्टीवेटर टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करता है? रीड करके उस पर सिग्नेचर करता है।
मीन्स अपनी एक्सेप्टेंस देता है कि यस आई डू, मैं इस टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री हूं, आप मुझे जमीन रेंट पर दे दीजिए। तो ये होता है एक्सेप्टेंस, जैसे हम क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में काबूलियत। लोकल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं, काबूलियत। और ये पट्टा भी लोकल लैंग्वेज का ही वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, लीज टोल भी इसी के अंदर आता है ना, टोल भी इसी के अंदर आता है। टोल में गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट जो है ना वो प्राइवेट पर्सन्स को अनडेवलप एरिया देता है और कहता है कि आप इसे क्या करो, डेवलप करो, और जो भी पर्सन इसे यूज करेगा उससे आप चार्ज लो। आप उससे क्या करो, उससे आप चार्ज लो। तो गवर्नमेंट ये काम खुद नहीं करती भाई, गवर्नमेंट कितने सारे काम कर लेगी आप ये बताओ। तो ये काम गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट प्राइवेट पर्सन को अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट ने जिस पर्सन को जिस इंस्ट्रूमेंट से अथोराइज किया, अब गवर्नमेंट ने इस प्राइवेट पर्सन को अथोराइज किया ना कि आप ये वाली अनडेवलप एरिया, मान लो भोपाल से इंदौर का रोड, भोपाल टू इंदौर का रोड आप बनाओ, और जो भी व्यक्ति इस रोड को यूज करेगा आप उससे क्या करो, टोल टैक्स मतलब चार्ज वसूल करो, जैसे हम क्या बोलते हैं टोल टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने प्राइवेट पर्सन को अपॉइंट करा, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से अपॉइंट किया उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, लीज कहेंगे। इस प्राइवेट पर्सन को अपॉइंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है क्या है बेटा, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने अपॉइंट किया उस इंस्ट्रूमेंट को हम लीज कहेंगे। क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लीज कहते हैं। और उस पर इतनी ही स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, जितनी की लीज पर लगती है, जितनी की लीज पर लगती है। और कहाँ बताया गया, स्केड्यूल 1 में, इसे के स्केड्यूल 1 में बताई गई। ठीक है, हमने गवर्नमेंट से अब यहाँ पर, अच्छा यहाँ उल्टा होता है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टर्म्स एंड कंडीशन लिख के दे रहा था कल्टीवेटर किसको, कल्टीवेशन के लिए, मतलब किसानों को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कल्टीवेटर्स को लिख के दे रहा था। यहाँ पर टेंडर होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिख के देते हैं। टोल के केस में यहाँ पर जो पर्सन होता है वो टेंडर फाइल करता है, मतलब अप्लीकेशन देता है गवर्नमेंट को। पर्सन एप्लीकेशन सबमिट करता है किसको, गवर्नमेंट को, जिसमें वो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करता है कि मुझे इस टर्म्स एंड कंडीशन पर वर्क करना है, इस टर्म्स एंड कंडीशन पर ये अनडेवलप एरिया चाहिए, एरिया रिक्वायर्ड है। फिर गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस देती है, तो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया, तो इसे लीज कहते हैं। ये हो गया यहाँ पे टॉपिक खत्म। आ जाओ एक छोटा सा बात समझ लेते हैं, सेटलमेंट की बात करते हैं। सेटलमेंट क्या होता है, लीज समझ में आ गई ना, लीज अच्छे से। इसके बाद हम बात करेंगे अब सेटलमेंट की। सेटलमेंट जो होता है ना, जैसे ए ने प्रॉपर्टी बी को दी, तो ए से प्रॉपर्टी किधर चले जाए, बी के पास, और बी का जो फंड है वो किसके पास आ जाए, ए के पास, तो इसे कहेंगे सेटलमेंट। मतलब याद रहे, यहाँ पर सेटलमेंट जो होता है वो कुछ तरीके से होता है। ए होता है इन अ कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। सेटलमेंट क्या है, सेटलमेंट का मतलब होता है, सेटलमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा टेस्टामेंट्री क्या होता है। एक होता है टेस्टामेंट्री और एक होता है नॉन टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री मतलब वसीयत के थ्रू अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो वो कहलाता है टेस्टामेंट्री, विल के थ्रू। और इसी को हम नॉन इंटरवाइवस भी कहते हैं।
ठीक है, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो अदर देन विल मतलब नॉन टेस्टामेंटल मीन्स बिटवीन टू लिविंग पर्सन। बिटवीन टू लिविंग पर्सन, तो सेटलमेंट नॉन टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन है। डिस्पोजिशन मतलब इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। ठीक है, जो वसीयत के अलावा मतलब प्रॉपर्टी का डिस्पोज ऑफ, क्या बोलेंगे हम इसको, सेटलमेंट को क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी का डिस्पोज ऑफ, तो उसे बोलते हैं सेटलमेंट, प्रॉपर्टी डिस्पोजिशन। ठीक है, मतलब वसीयत में भी एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ करता है दूसरे को, लेकिन वहां पर एक मर जाता है तब होता है। हमें यहाँ पर कौन सा चाहिए, नॉन टेस्टामेंटरी मतलब बिटवीन टू लिविंग पर्सन। तो इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज हो, सेटलमेंट इस सेटलमेंट इस तरह से भी होता है, मैरिज में भी मिलता है ना प्रॉपर्टी, दहेज वहेज में मिलती है ना, इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज हो, या तलाक वलाक होता है तो वहां पर आपको देनी पड़ती है प्रॉपर्टीज। या अपन बात करें फैमिली सेटलमेंट, बंटवारा सुना होगा, या आप रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस से आप प्रॉपर्टीज को क्या करते हो बेटा, दान धर्म करते हो ना, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस यहाँ पर देख सकते हैं। आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करते हो। तो ये सब क्या है हमारा सेटलमेंट। पर याद रहे बिटवीन टू लिविंग पर्सन होना चाहिए। अब पर्सन की डेफिनेशन में आपके यहाँ पे कंपनीज भी आ गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी आ गए। तो यार रहे मरना नहीं चाहिए, मतलब जो बेच रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है वो भी जिंदा होना चाहिए, और जिसको मिल रही है वो भी जिंदा होना चाहिए। इसके बाद लास्ट एक टॉपिक है, लास्ट सेकेंड टॉपिक है मार्केटेबल सिक्योरिटी। बहुत इजी इजी सी टॉपिक है, फिर खत्म हो जाएगा तो हम डायरेक्ट टॉपिक्स पे आ जाएंगे, डेफिनेशन पार्ट खत्म हो जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या, अरे इजी सी बात है, जो ऐसी सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंज पर बाय या बाय और सेल होने के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। अच्छा, कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, या ठीक है, या यूके का स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है बेटा, वो सिक्योरिटीज ट्रेड होने के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, तो हम उसे कहेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटी। एक है स्टाम्प, तो कोई भी मार्क, कोई भी सील, कोई भी इंडोर्समेंट किसने लगाया, कोई मार्क, कोई सील, कोई इंडोर्समेंट किसने लगाओ, गवर्नमेंट ने, या अथोराइज पर्सन, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसी को उसने अपॉइंट किया है। क्यों लगाया साहब, तो ड्यूटी चार्ज करने के पर्पज से। किसके पर्पज से, ड्यूटी चार्ज करने के पर्पज से लगाया गया है। और ड्यूटी को हम क्या बोलेंगे, ड्यूटी मतलब स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करने के पर्पज से लगाया गया है। तो जो सील, जो मार्क, ठीक है, जो इंडोर्समेंट किया गया है, वो कैसे किस लिए किया गया है, ड्यूटी चार्ज करने के पर्पज से। अब या तो ये कौन सा स्टाम्प होगा, एडेसिव होगा या इम्प्रेस होगा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे स्टाम्प, क्या बोलेंगे, या तो ये एडेसिव होगा या तो इम्प्रेस्ड होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टाम्प। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। स्टाम्प मतलब कोई भी सील, कोई भी मार्क, कोई भी इंडोर्समेंट जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के थ्रू अथोराइज पर्सन ने लगाया है, जो ड्यूटी चार्ज करने के पर्पज से लगाया गया है। और ड्यूटी को हम क्या बोलते हैं, स्टाम्प ड्यूटी, चाहे वो एडहेसिव लगाया गया हो या इम्प्रेस लगाया गया हो, उससे हम बोलेंगे स्टाम्प। तो बेसिकली आज के सेकेंड डे में ज़्यादा आपने कुछ हाई नहीं पढ़ा है, बहुत इजी सा पार्ट पढ़ा है।
इसके अंदर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद आपने चेक देखा, चेक में आपने फिर चेक के बाद आपने बॉन्ड देखा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट देखा, चेक देखा है, बॉन्ड, बॉन्ड में एक पर्सन ने ऑब्लिगेशन बताया, चार्जेबल मतलब इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जिस पे स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, रेसिप्ट देखी, लीज देखी, लीज के अंदर पट्टा इंक्लूड है, पट्टा काबूलियत समझा और साथ में टोल टैक्स भी समझा, सेटलमेंट समझा, पर सेटलमेंट याद रखना नॉन टेस्टामेंट्री होता, टेस्टामेंट्री नहीं होता। तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल याद रहे बिटवीन टू लिविंग पर्सन, वो चाहे फिर इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज हो, फैमिली सेटलमेंट हो, रिलीजियस चैरिटेबल पर्पज से हो रहा हो, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो मार्केट में खरीदी बेची जा सकती है, स्टाम्प मतलब मार्क, सील या इंडोर्समेंट कोई भी जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अथोराइज पर्सन ने लगाया है स्टाम्प ड्यूटी चार्ज करने पर्पज से, एडेसिव या इम्प्रेस, वो सील, मार्क, इंडोर्समेंट, स्टाम्प, उसे हम क्या बोलेंगे स्टाम्प। आज के लिए ना, पे हैव अ नाइस डे, टेक केयर।